सस्य श्यामला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के बिहार प्रदेश प्रमुख माननीय कौशलेंद्र शर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं बिहार के वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति पर। सर, आप शिवसेना से हैं। बिहार में पिछले 20 सालों से लगातार एक ही व्यक्ति की सरकार है जो अपने को सुशासन बाबू और विकास पुत्र का नाम दिलवाए हैं। इस 20 साल में बिहार की क्या स्थिति रही है राजनीतिक और शैक्षणिक, इस पर आप अपना विचार प्रकट करें। सरकार किसी का हो, इम्पोर्टेंट इस बात का नहीं है कि सरकार किसकी है। ज़रूरत बिहार का सबसे बड़ा आज रोज़गार का है, सबसे बड़ा शिक्षा के गिरते स्तर का है और ख़ास करके पलायन का है। जिस तरह से कभी बिहार के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोज़गार के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। या तो वो महाराष्ट्र पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का लड़का हो या फिर मेडिकल सेक्टर में हो, सब लोग दूर दूर तक उनको जाना पड़ता है। चिकित्सा की भी व्यवस्था इस बिहार में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी भी कोई भगवान न करे, लेकिन किसी आम जनता को, किसी गरीब जनता को अगर कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो उसे भी दिल्ली एम्स या फिर बंगलोर या फिर मुंबई में जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। सरकार किसी का हो, नीतीश जी का हो या किन्हीं का हो, यहाँ के लोगों की व्यवस्थाएं इम्पोर्टेंट है और व्यवस्था बदलनी चाहिए थी। बिहार के माथे पे एक धब्बा लगा है कि बिहार मजदूर प्रदेश है। इस पर सरकार की नज़रिया तो स्पष्ट नहीं है और इसके लिए बिहार की शिवसेना क्या सोचती है? बिल्कुल ये सच है, बिहार मजदूरों का प्रदेश कह सकते हैं, इसलिए कि आज दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में कहीं भी अगर कृषि से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो या फिर कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो 90% लोग बिहार के मजदूर मिलते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम उन्हें अपने प्रदेश में काम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वे पलायन करने पर मजबूर हैं। और हर बिहार के नौजवान का जो बिहार की माटी में पैदा लिए हैं, उनके लिए ये ज़रूरत है, उनके लिए ये ज़रूरत है कि इस प्रदेश में पैदा लेना कोई गुनाह नहीं है। इस प्रदेश में पैदा लेकर के यहाँ के भूमि पुत्रों को रोज़गार का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ के भूमि पुत्रों को चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। रोज़गार के सेक्टर में तो निश्चित रूप से आपका कहना सच है कि ये मजदूर प्रदेश बन चुका है। बिहार से बाहर गए हुए लोगों को, वो मजदूरी का काम हो या शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, अधिकतर राज्यों से बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है और वो प्रताड़ित हो करके भी मजबूर हैं वहाँ रहने के लिए। इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल सच है। हर अन्य प्रदेशों में आप देखेंगे, आसाम से बिहार के लोगों को मार करके भगाया गया, गुजरात में पीटा गया बिहार के मजदूरों को, महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, दिल्ली में मारा गया। और दूसरे प्रदेश छोड़ दीजिए, जो बिहार से कट कर के झारखंड बना है, वहाँ भी बिहार के लोगों के, बिहार के बच्चों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जाता है, इसलिए कि हम वहाँ के लिए बाहरी हैं। वहाँ के भूमिपुत्रों को वहाँ की भी रोज़गार की समस्या होती है, इसलिए हम दूसरे प्रदेशों पर के बारे में बोलने से बेहतर है कि हम जिसको वोट देते हैं, जिनको हम यहाँ की राजगद्दी सौंपते हैं, हम उनसे सवाल करें। मेरा रोज़गार का इंतज़ाम ये सरकार करे, चिकित्सा का व्यवस्था हमारी सरकार करे। हम दूसरे प्रदेश से क्यों, दूसरे प्रदेश में जा कर के किसी प्रकार का भीख मांगने का काम हम क्यों करें? बिहार में नकदी फसल के रूप में गन्ना का खेती बहुत होता था और चीनी मिल भी, सरकारी 25-26 चीनी मिल हुआ करती थी। यहीं बगल में उत्तर प्रदेश में गन्ना का एक खेती करने के लिए 13 से 15 पटवन कराना पड़ता है और बिहार में 2 से 3 पटवन में ही खेती हो जाती थी। उसके बाद भी गन्ना के किसानों को
या गन्ना मिल को उपेक्षित किया गया, इसके ऊपर आपका क्या नीति है? बिल्कुल, कृषि के सेक्टर में बिहार के 80% लोग कृषि पर आधारित थे और कृषि उद्योग कृषि को तो बिल्कुल इग्नोर किया गया। आज से पहले जैसे आपने बताया कि नीतीश जी की सरकार थी, नीतीश जी के पहले लालू जी की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार जब थी, तो कृषि का एक अच्छा योगदान होता था। लोगों को रोजगार 30% 40% युवा वो कृषि से संबंधित थे, चूँकि उनको नकदी फसलें के रूप में कुछ न कुछ पैसे का आमदनी होता था। आज भी अगर कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो आप 2 सेक्टर में बांट सकते हैं पूरे बिहार को, एक गंगा के उस पार और एक गंगा के इस पार। गंगा के उस पार में अभी भी केले की खेती होती है, वहाँ के किसान को फ़ायदा होता है। जहाँ भी कॉमर्शियल खेती होती है, अर्थात उनके उत्पाद का त्वरित लाभ मिलता है, उनके लिए बाज़ार सुकून है, तो वहाँ के किसान अभी भी अपने आप को बचाए हुए हैं। किंतु जिन क्षेत्रों में आज भी ट्रेडिशनल खेती होती है, धान की फसल, गेहूं की फसल, उस फसल के अनुपात में, उन लागत के अनुपात में उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कृषि सेक्टर में बहुत बुरी स्थिति है। और पहले जितनी फैक्ट्रियां लगाई गई थी कांग्रेस के ज़माने में, वो सारी फैक्ट्रियां, चाहे वो गन्ना उद्योग से संबंधित हो, चीनी फैक्ट्री हो, सभी चीनी फैक्ट्री बंद कर दी गई या बंद कराई गई, या कृषि से संबंधित लोगों को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। किंतु कृषि सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर पिछले 30 सालों में हमारी सरकारों ने की है। उसी का परिणाम है कि ये मजदूर प्रदेश के रूप में आज जाना जाता है। बिहार के कई ऐसे उद्योग रहे हैं, जैसे वस्त्र उद्योग भागलपुर और नवादा के कादिरगंज, पटना में बिहटा एक जगह है जहाँ पे पीतल और कांसे का बर्तन बनाने का काम होता था। आपके औरंगाबाद में कंबल बुनाई का काम होता था। बक्सर में सूती वस्त्र मिल था। आज लगभग इस तरह के सारे कारखानों को, उद्योगों को बंद कर दिया गया। और बिहार से भी एक छोटा राज्य है, देश है नेपाल, वहाँ से आज हम पीतल का बर्तन और कांसे का बर्तन मंगा करके अपना भरपाई कर रहे हैं। इस पर सरकार की नज़रिया तो साफ है कि वो धीरे धीरे सबको बंद कर रही है। अगर आगे की सरकार आती है तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, उद्योग को जो ट्रेडिशनल उद्योग से संबंधित है, आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही, लेकिन इससे भी बड़ा नाम था कभी भागलपुर में सिल्क उद्योग का, जो पूरे विश्व में जाना जाता था। भागलपुर का शिल्प पूरे विश्व में उसकी ख्याति थी। उस सिल्क उद्योग आज मृत प्राय की स्थिति है। और जितने भी छोटे छोटे उद्योग धंधे जो हर जिलों में उत्पाद के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त की थी, सभी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। बिहार का लीची, बिहार का मखाना, ये सब मृत, मतलब कहने का मतलब है उसको इस तरह से व्यवसायीकरण नहीं किया गया जिस तरह से अन्य प्रदेशों के लोग। अब मैं एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहता हूँ। मछली आज से पहले हमारे प्रदेश में जो भी मछली खाते थे वो या तो बंगाल के खाते थे या फिर तमिलनाडु या फिर साउथ से आती थी। हमारे प्रदेश में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती हुई भी सरकार इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाती थी। हालांकि अब की सरकारों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। मछली पालन के उद्योग में ऐसे कितने भी उद्योग हैं जो मृतप्राय हैं। बिहार को इसकी ज़रूरत है, बिहार के नौजवानों की ज़रूरत है, तभी बिहार उन्नत कर पाएगा, अन्यथा ये बेरोजगार प्रदेश बन के रहेगा। अभी हाल के दिनों में लगभग 10 से 12 ऐसे पुल का निर्माण हुआ और कुछ पुल तो बिना उद्घाटन के ही गिर गए और कुछ उद्घाटन होने के बाद। क्या इस पर सरकार को घेरना उचित होगा या फिर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, भ्रष्टाचार का कांठा में डूबी हुई सरकार है, तभी ये पुल पुलिया ढहते हैं। और ये पहली बार नहीं हुई, एक पुलिया का काम नहीं हुआ। और ऐसी पिछले 7-10 सालों के अंतर्गत में बहुत सारे जगहों पर अब राम मंदिर के छत छूना शुरू किए। कल तक के संसद भवन में भी पानी का बहाव आया। तो महाराष्ट्र में जो सागर तट पर जो अटल सेतु बनाया गया उसे भी बाढ़ का शिकार होना पड़ा। तो ऐसी अनेकों उदाहरण हैं कि भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी हुई सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो।
ये इस पर लगाम लगनी चाहिए और कोई काम अच्छा से होना चाहिए। सुशासन की सरकार ने बिहार में शराबबंदी का काम किया। आपके नज़र में क्या बिहार में शराबबंदी सफल है या असफल? बिहार में शराबबंदी बिल्कुल असफल है, ये बात सच है, किंतु मैं कहना चाहता हूँ शराबबंदी बिहार के लिए फ़ायदेमंद है। शराबबंदी होनी चाहिए और ये काम पहले के समाज सुधारक लोग किया करते थे। अब समाज सुधारक जो तथाकथित समाज सुधारक हैं वो ये हिंदू मुस्लिम में झगड़ा पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश जी का ये फैसला समाज सुधार के क्रम में कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, मैं इसको उचित मानता हूँ और सराहना करता हूँ। सर, कुछ साल पहले तक आपके संगठन पर बिहार विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो मिथ्या थी, झूठ था, प्रचार था। जिस राज ठाकरे के बदौलत पर हमारे पार्टी को बदनाम किया जाता था, आज वो राज ठाकरे किसके आंगन में नाच रहे हैं ये सब कोई जान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और हमारे संगठन के विरोध में वे पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारी संगठन कभी उत्तर भारतीयों को अपमानित करने का काम कभी नहीं किया है। उल्टे जितना सम्मान हमारी पार्टी ने की, हमारे पार्टी से संजय निरुपम हुआ करते थे जिसको राज्यसभा भेज करके हमारी पार्टी ने पहली बार बिहार के लोगों को सम्मान किया। अभी भी प्रियंका चतुर्वेदी उत्तर भारतीय हैं जिनको राज्यसभा सदस्य के रूप में। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा और ये भ्रामक प्रचार एक तथाकथित भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई ये बात है। शिवसेना कभी भी उत्तर भारतीयों के साथ नाइंसाफ़ी अपमानजनक काम नहीं किया। हाँ, राज ठाकरे के कुछ गुंडे और कुछ काम ऐसे थे जिसके चलते हमारी पार्टी बदनाम हुई थी। माननीय बाला साहब ठाकरे कभी सत्ता के लिए सत्ता के तरफ ध्यान ये नहीं किया, संगठन को मजबूत किया, हिंदुत्व की बात को बढ़ाते रहे और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए वो अपने परिवार के भी कई सदस्यों को बलिदान दिए। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है? बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति है और बाला साहेब ठाकरे जी का मैं प्रातः वंदनीय देवतुल्य मानता हूँ। उनकी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं हो सकती। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना आप नरेंद्र मोदी जी से नहीं कर सकते हैं, किसी से अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में अनूठा थे, इंदिरा गांधी अपने आप में अनूठा थे। तो ऐसे बड़े लोगों को तुलना करके किसी को नीचा दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अब बाला साहेब से तुलना उद्धव ठाकरे की करना ये बेईमानी होगी, ये बाला साहेब का अपमान है। बाला साहेब का कोई तुलना हो ही नहीं सकता। बाला साहेब के सामने माननीय नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं टिकेंगे अगर मैं तुलना करूं तो। माननीय बाला साहेब ठाकरे के सामने अमित शाह जी कहीं नहीं टिकेंगे। बाला साहेब ठाकरे जैसा न कोई पैदा लिया है न पैदा लेगा। तो उनसे तुलना उद्धव साहब का करना बिल्कुल बेईमानी होगा, नाइंसाफ़ी होगी। बाला साहेब थे और उद्धव ठाकरे अपने कर्म के बदौलत, अपने धर्म के बदौलत और अपने काम के बदौलत जो उन्होंने उनसे पार्टी छीन लिया, उनका कोच छीन लिया गया, उनका निशान छीन लिया, इसके बावजूद उनसे बाला साहेब ठाकरे का नाम छीनने का प्रयास किया गया। फिर भी उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में जो अपने ताकत पर, अपनी बलबूते पर दिखाई वे काबिले तारीफ है। ये हिम्मत उद्धव ठाकरे में जो हिम्मत दिखाई है ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी इससे अगर पार्टी छीन जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इतने सांसद अपने बलबूते पर नरेंद्र मोदी जी जिता के लाएंगे। इसलिए उद्धव साहब जी का काम बोलता है, दिखता है और आगामी दिनों में और दिखेगा। वर्तमान में महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा विधानसभा का, वहाँ शिवसेना गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? बिल्कुल महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। हमारे उद्धव साहब वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, एक आखिरी सवाल यह है कि पिछले 20 साल में बिहार की शैक्षणिक स्थिति किस तरह का हुआ है, उस पर आप अपना शैक्षणिक स्थिति बदल रही है और मैं कहूं कि बदलना भी चाहिए। रोजगार उन्मुख
रोज़गार से युक्त शिक्षाएं होनी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले। ट्रेडिशनल कोर्सेज जिस तरह से आईए, बीए, एमए, बीपीएससी, यूपीएससी की है वैसे चलती रहनी चाहिए, लेकिन अब चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों में नौकरियों की कमी आ रही है, तो इससे रोज़गार उन्मुख शिक्षा का योगदान होना चाहिए जो कम दिखती है बिहार में। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना का रोल क्या रहेगा? बिहार शिवसेना हम इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। चुनाव के समय में हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे हमें साथ रहना है या अपने ताकत पर लड़ना है। हम पिछले कई चुनाव में शिवसेना ने अपनी ताकत पर यहाँ पर चुनाव लड़ा है और बिहार के लोगों ने उन्हें उचित वोट दे करके सम्मानित करने का काम किया है। तो जैसी परिस्थितियाँ आएगी उस परिस्थिति के अनुसार शिवसेना तैयार है और हम आगे विधानसभा चुनाव में जाएंगे। जी, आप अपना परिचय दें। कौशलेंद्र शर्मा, राज्य प्रमुख शिवसेना बिहार, यूबीटी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे। अभी आप शिवसेना के प्रदेश प्रमुख कौशलेंद्र शर्मा जी को सुन रहे थे। आगे फिर किसी अन्य नेता के साथ हमारी वार्ता होगी जो बिहार के बारे में चर्चा करेंगे।